देखा जाता है, सुना जाता है और बड़े खुले में ये चर्चा होती है कि सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह की नहीं बनती। हमारा टकराव जो है हमारे और उनके बीच है। 5 वर्ष कैसे गुजरे, क्या काम किया, समय का उपयोग नहीं कर पाए या समय को हम चूक गए। अब आपका सपना स्मार्ट सिटी कहलाने लगा है। कहने के लिए तो कोई भी सपना दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई आज भी विकास से कोसों है। अगर अगल बगल के शहरों से तुलना करें हम तो पिछड़ा है। नहीं, आप मेडिकल कॉलेज को विकास नहीं मानते? गणेश सिंह जी के पास तो सतना में टाइम ही नहीं। कमलनाथ जी के पास इस बार ऐसी क्या गारंटी है या कोई मशीन ऐसी खरीदी है कि कोई और सिंधिया पैदा नहीं होगा, कुछ और विधायक पार्टी छोड़कर जीत कर नहीं जाएंगे? एक साल पहले चुनाव हुआ था तो हम 90 वोट से चुनाव जीते थे, अब हम 700 वोट से जीते हैं। जब मेयर आपका, सांसद आपका, सरकार आपकी, और उस आरएसएस से लेकिन हजारों लोग जुड़े, लाखों लोग जुड़े, करोड़ों लोग जुड़े। नमस्कार, पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। पूरे विंध्य प्रदेश क्षेत्र की यात्रा हम कर रहे हैं। पन्ना, सतना, मैहर, रीवा की भी यात्रा आगे है और इस यात्रा के दौरान हम जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के असल मुद्दे क्या हैं और जनता के बीच जाने वाले नेताओं का विज़न क्या है। हमारा एक खास सेगमेंट है जवाबदेह। इस सेगमेंट के अंतर्गत हम उन जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं जो पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में जनता के द्वारा चुने गए थे। इन नेताओं ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया, जनता की अदालत में ये दोबारा अगर जाते हैं तो अपनी किन उपलब्धियों को गिनवाएंगे और आने वाले चुनाव में इनका विज़न क्या है। इसी सेगमेंट के अंतर्गत हम इस वक्त सतना में मौजूद हैं और सतना मुख्यालय की सीट के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ कुशवाहा एक ऐसे युवा विधायक हैं कांग्रेस के जिन्होंने सतना जैसे भाजपा के अभेद गढ़ को पिछले चुनाव में भेद दिया था। सतना जिला मुख्यालय की सीट पर लगातार शंकरलाल तिवारी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 3 दफ़ा चुनाव जीते थे, यानी वो 15 साल से लगातार विधायक थे और सिद्धार्थ कुशवाहा ने उन्हें 2018 का चुनाव तकरीबन 12,000 वोट से हराया था। ऐसे में भी कांग्रेस की बड़ी उम्मीद बनकर उभरे थे। इन 5 वर्षों में उनका कार्यकाल कैसा रहा और आगामी समय में वो क्या करने वाले हैं, तमाम सवाल उनसे होंगे। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आपका भी सतना की धरती पे स्वागत है। पहला सवाल जनता भी आपसे यही पूछेगी, हम भी यही पूछेंगे। 5 वर्ष कैसे गुजरे, क्या काम किया, जनता को क्या बताने जा रहे हैं? जो पिछला 5 साल है, व्यक्तिगत तौर से जहां मेरे अनुभव की बात है तो शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन बीच में जो कोविड का समय रहा वो मेरे लिए भी, सबके लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा। वो दुर्भाग्यपूर्ण समय था। हम सब दुर्भाग्यशाली थे कि ऐसी बीमारी, लाइलाज बीमारी हमारे सामने थी और उससे मुक्त होना, उससे अपने लोगों को बचाना बड़ी चुनौती का काम रहा। फिर उसके बाद जिस तरीके से जनता ने सरकार चुनी और सरकार चुनने के बाद जिस तरीके से सरकार का गिरना हुआ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन हुए, वो पूरी तरह से बड़ा ही दुर्भाग्यशाली रहा। उससे सतना ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित हुआ। हमारे जैसे कितने ही विधायक साथी, आम जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे वो हमारे यहाँ का आम आदमी हो, सब प्रभावित हुए उससे। तो ये पिछले 5 साल की एक खट्टी मीठी यादें हैं। जितना हम करना चाहते थे, जितना होना चाहिए था, तो सरकार ना होने की वजह से या कोविड की वजह से, ये दोनों बड़े कारण रहे। तो हमारा समय उपयोग नहीं, हम समय का उपयोग नहीं कर पाए या इस समय को हम चूक गए, ऐसा कहें। और मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसका असर रहा है, तो हमारे साथ भी है। तो जैसे कि सतना, अब आपका सतना स्मार्ट सिटी कहलाने लगा है और इस स्मार्ट सिटी का पूरा क्रेडिट जो है भाजपा लेती है
और आपके यहाँ के जो सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं सांसद गणेश सिंह, वो लेते हैं कि सतना को हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज लेकर आए, कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी विकास हुआ, कुछ ब्रिजेस बने हैं। इन सब विकास कार्यों का वोट भाजपा को जाएगा, आपको लगता है ऐसा? देखिए, इसके पहले भी जब हमने चुनाव लड़ा था, चुनाव का एक बड़ा अनुभव होता है वोट के मामले में। विपक्ष जो है हमारा, या वर्तमान का सत्ता पक्ष के हैं, उनका फेलियर ये है कि वो लोगों को बोलने के लिए तो कुछ भी बोले, कहने के लिए तो कोई भी सपना दिखा सकते हैं, लेकिन सच्चाई आज भी विकास से कोसों दूर है। सतना को जहां होना चाहिए था, आज हम 2023 में हैं, और जब सतना की पहचान थी, सतना वासियों का दर्द जब हम सुनते हैं कि सतना हमारा अगर अगल बगल के शहरों से तुलना करें हम तो पिछड़ा है, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो डेवलपमेंट हुआ भी है वो कांग्रेस की देन है। अच्छा। चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्रियाँ हों, चाहे यहाँ का जो भी रोजगार और व्यापार व्यवसायिक एक जो हब बना था, वो कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ कंपनियाँ स्थापित हुई, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, यहाँ के लोगों का एक नया आयाम मिला। नहीं, आप मेडिकल कॉलेज को विकास नहीं मानते? मेडिकल कॉलेज एक सेक्टर में तो ठीक काम हो गया ना, हेल्थ के सेक्टर में ही मान लें। तो अभी उसका लाभ कहाँ मिला लोगों को? मिल जाएगा, बन तो गया भाई। मेडिकल कॉलेज अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो भवन बन के तैयार हुआ है, और एक मेडिकल सेंटर को तैयार होने में 10 साल लगते हैं। ये चीज़ 10 साल पहले होती तो आज उसका लाभ मिलता लोगों को। मतलब आपके कहने का मतलब कि 18 साल से प्रदेश में सरकार है भाजपा की, जी, तो वो विकास बहुत देरी से आया जो डिजर्व करता था सतना इसके पहले। जी हाँ। इस चुनाव में जाने के क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के नाम का, स्मार्ट सिटी के फंड का जो बंदर बांट हुआ है, हमारे पूरे शहर को आज अस्त व्यस्त कर दिया। उसमें कई इनके प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर पूरे शहर को आज खंडहर बना दिया है। एक भी नया रोड ये डेवलप नहीं कर पाए, एक भी कोई नई संस्था नहीं डेवलप कर पाए। अब सपने दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैं विधायक बना, पिछले ये सारे डीपीआर पिछले 5 साल के हैं। अच्छा। जिनको वो गिना रहे हैं वो सब हमारे सुझाव के। आपके सुझाव यानी कि आपने जो कमलनाथ सरकार को भेजे थे? यस। और फिर सरकार गिर गई। उस पे काम हो रहा है आज भी। गणेश सिंह जी के पास तो सतना में टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि उनका आज जो भी सरकार के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आप जीवन शैली देखिए कि वो ज़्यादा समय बिताते कहाँ हैं। कहाँ बिताते? ये तो वही बता पाएंगे कहाँ बिताते हैं। लेकिन शहर को तो उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं, ऐसा कुछ किया नहीं। नगर निगम जो एक अपने आप में एक संस्था है, उसके काम को आप अपने श्रेय में ले रहे हैं, ले सकते हो, आपकी सरकार है, आप ले सकते हो। आपको प्रशासन के लोग बुलाएंगे, नारियल तोड़वाएंगे, फीता कटवाएंगे, तो आप श्रेय ले सकते हो कि ये हमने किया। लेकिन क्या आपने उसका डीपीआर बनाया था? क्या आपने लोगों से मीटिंग की थी कि इसको तैयार करो, क्या इसकी ज़रूरत है? अगर किया था तो कब किया था बताइए। तो ये जो झूठ बोलने की कला है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत अच्छा संगठन है। वो संगठन किस चीज़ का है? प्रचारकों का। वो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। हम जिस जगह पर हैं, हम जिस आयु में हैं, इस आयु को बढ़ाने में किसका योगदान है? ये तो प्रकृति का नियम है ना, कि अगर कोई चीज़ जन्म लेती है तो एक आयु के साथ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। वो इंसान हो या कोई शहर हो, कोई अर्थव्यवस्था हो, कोई आज़ादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी और आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। तो जब भारत
का संविधान बना, जब भारत की अर्थव्यवस्था की बात हुई, जब उसका सेंट्रलाइजेशन हुआ कि पूरा देश एक है, पूरे देश में एक कानून चलेगा, पूरे देश में एक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद का डेवलपमेंट है ये आज जो हम देख पा रहे हैं। उसके पहले कुछ नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की आड़ में लोगों को सिर्फ बांटा है, लोगों को दुख दर्द पैदा किया है और बहुत बड़ी प्रचारकों की फौज बना के झूठ का भी प्रचार करके राजनीतिक लाभ लिया। नहीं, अब धर्म तो देखिए एक ऐसा एलिमेंट हो गया पॉलिटिक्स में जो सभी के लिए ज़रूरी हो गया है। अभी आपके कमलनाथ भी बागेश्वर महाराज की कथा करा रहे थे, 3 दिन तक कथा चली। उन्होंने कभी नहीं कराई, लेकिन अब ज़रूरत पड़ गई। नहीं, देख, कथा पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है तो अब कथा दिखती है। तो जब भाजपा की दिखती है तब कहते हैं कि आप वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और आप कराते हैं तो वो कहते हैं कि आप दिख रही है। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमने धर्म के नाम पे कोई झगड़े, कोई दंगे, कोई लोगों से भेदभाव तो नहीं किया ना। किसी को भला बुरा तो नहीं बोला ना। किसी को ये तो नहीं बोला कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, ये देश में हमारा ज़्यादा अधिकार है, तुम्हारा कम अधिकार है। भाजपा ऐसा बोलती है? बिल्कुल बोलती है, फिर भी चुनाव जीतती है। चुनाव प्रचारकों के दम पे, वही झूठे प्रचारक जो पूरे देश में घूम रहे हैं, वो झूठे प्रचार। सतना जिले की 7 सीटों पे ऐसा कौन सा झूठा प्रचार है जो आपको लग रहा है कि ये शुद्ध झूठ फैलाया जा रहा है? यहाँ पे सबसे बड़ा जो झूठ का प्रचार अभी तो सामने आ गया है, आपका लाडली बहना। इसके पहले नहीं, ये झूठ कहाँ है? महिलाओं के खाते में आ रहा है पैसा। बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो उसकी बात करेंगे आप? बिजली के बिल जिस तरीके से आ रहे हैं, आप उनके लोगों के दर्द तो सुनिए। तो आप कह रहे हैं एक हाथ से दे रहे हैं और कई हाथों से ले रहे हैं। तो ये सरकार का जो दोहरा चरित्र है, ये जनता के सामने आ चुका है। जनता समझ चुकी है। पिछली बार भी जनता ने इसीलिए कांग्रेस को चुना था। भोले भाले लोग, सीधे साधे लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, ईमानदारी से अपना काम करके परिवार चलाने वाले लोग, जो इनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पाते, वो इनके जाल में फंसते हैं। आपने अच्छा याद दिलाया, पिछली बार चुना था। आप कह रहे हैं कि जनता ने कांग्रेस को चुना था। चुनकर एक सरकार बनी, 1-2 लोगों का सहयोग लेकर सरकार बनी। सरकार गिराई किसने? कांग्रेस के ही विधायकों ने, कांग्रेस के ही विधायक गए। इस बार के चुनाव में ऐसी कौन सी मशीन खरीदी है कांग्रेस ने? ये बताइए कि खरीदने वाला होगा तब तो कोई बिकेगा ना। नहीं, बिकने वाला होगा तब भी कोई खरीदेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले खरीदने वाला तैयार होता है, बिकने वाला पहले तैयार नहीं होता। भाई, उन्होंने जब जनता ने चुन लिया किसी सरकार को, तो उस सरकार को गिराने की कसम क्यों खाई? उस सरकार को गिराने का प्रयास क्यों किया? अगर आप प्रजातंत्र का सम्मान करते हो, अगर आप प्रजातंत्र की इज्जत करते हो, जिस प्रजातंत्र से आज हमारा देश मजबूत हुआ है, जिस प्रजातंत्र की बदौलत आज देश के एक एक आदमी तक विकास पहुंचने की स्थिति में हुआ है, आपने उस प्रजातंत्र को ही नीलाम कर दिया। ये कौन सी परंपरा है? कमलनाथ जी के पास इस बार ऐसी क्या गारंटी है, या कोई मशीन ऐसी खरीदी है कि कोई और सिंधिया पैदा नहीं होगा, कुछ और विधायक पार्टी छोड़कर जीत कर नहीं जाएंगे? मेरा देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, ये कोई मशीन का विषय नहीं है। जिसको जाना था वो चले गए। बहुत से लोग आ भी तो रहे हैं। तो आना जाना तो दोनों तरफ से लगा रहता है। लेकिन सरकार का गिराना जो ढंग था, जो तरीके, कर्नाटक में भी किया था ना भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ साल पहले किया था कि नहीं किया था? आज क्या है, जनता ने क्या दिया? पब्लिक ने ही तो कांग्रेस चुनी ना वहाँ, और भाजपा को ऐसा खदेड़ा। लेकिन पब्लिक ने उपचुनावों में उन सबको जिता दिया जिन्हें आप गद्दार कहते थे। वो उपचुनाव को पब्लिक ने नहीं चुना था, वो सरकार के रहते चुनाव हुए थे, सरकार के दबाव में चुनाव हुए थे। आपको जानकारी होगी कि कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, साधारण प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था, कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहा था। जब सरकार चुनाव लड़ती है तो उसका रिजल्ट अलग आता है, और जब फेयर चुनाव होते हैं उसका रिजल्ट अलग आता है। फेयर चुनाव से याद आया, आप लोग अक्सर कहते हैं कि मशीनें ख़राब हैं, ईवीएम डिस्टर्ब कर रखी हैं इनने, इस बार भी कहेंगे? देखिए क्या होता है, ईवीएम का रोल, और जब हम अलर्ट नहीं होते हैं, या हमारे तरफ से जब हम तब कहते हैं ना, जब हम उस गलती को देख पाते, जब हम उस गलती को देख पाते, जब उस गलती को पकड़ लेते हैं। भाई, हमारे यहाँ कोई चोरी करता है तो हम तो साधारण थाने में गए, रिपोर्ट लिखा कि हमारे यहाँ चोरी हुई। लेकिन अगर हमने किसी को चोरी करते हुए देखा तो नाम लिख के बताते हैं ना कि इसने चोरी की। तो
जब चोर पकड़े जाते हैं, चोर को चोरी करते हुए हमने देखा है, तो उसका नाम लेने में कोई बुराई है क्या? तो आपको लग रहा है कि ईवीएम सेट की जा सकती है? ईवीएम को ऑपरेट करने वाले जो लोग होते हैं, कई बार वो लोग आरएसएस से जुड़े हुए लोग होते हैं। वो उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उस विचारधारा को पहुंचाने के लिए लोग काम करते हैं। अमूमन आपने देखा होगा, आरएसएस कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन आरएसएस के कार्यालय का बिजली का बिल कहाँ से जमा होता है? वो बहुत सारी समितियां बनाकर रखते हैं और वो समितियां एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों करती? क्योंकि वो आरएसएस नाम का कोई संगठन उन्होंने पंजीकृत नहीं कराया है। और उस आरएसएस से लेकिन हजारों लोग जुड़े, लाखों लोग जुड़े, करोड़ों लोग जुड़े। तो पहला तो आरोप यही है, यही सिद्ध होता है कि जो लोग अपने देश के कानून को नहीं समझते, कानून के संविधान के अनुसार अपनी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं कराना चाहते, तो वो लोगों का मतलब नीयत ही खराब है। हम गाड़ी खरीदे और उसका नंबर न लें, रजिस्ट्रेशन न कराएं, तो अवैध काम है कि नहीं है ये? एक छोटी सी हम बाइक खरीदे और उसको हम अगर रजिस्टर्ड ना कराएं, तो वो गलत काम है कि नहीं, अवैध काम है कि नहीं है? ये 420 है कि नहीं? तो ये 420 करते हुए चले आ रहे हैं। ऐसे लोग, जब ऐसे लोगों के पास प्रतिनिधित्व होगा, ऐसे लोगों के पास अधिकार होगा, तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करोगे? अच्छा, एक बहुत तेज़ी से आपके नेता बात कर रहे हैं भोपाल में लगातार, कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, कि प्रदेश में एक लहर है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर एक सकारात्मक माहौल है और सरकार। हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था पिछले महीने, उसका रिजल्ट आया था और रख दीजिए पानी। हाँ, उसका रिजल्ट आया और वो रिजल्ट था कि हम 700 वोटों से चुनाव जीते। हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से लगभग 700 वोटों से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। तो ये लहर ही तो है। जिस सीट पे 1 साल पहले चुनाव हुआ था तो हम 90 वोट से चुनाव जीते थे, अब हम 700 वोट से जीत रहे हैं, जब मेयर आपका, सांसद आपका, सरकार आपकी। नहीं, लहर के पीछे के कुछ बुनियादी कारण क्या हैं, वो गिनवाइए आप। क्यों लगता है कि लहर है? क्योंकि जनता से इन्होंने इतनी चीटिंग की है। वर्तमान की जो सरकार है, जो पिछले 18 सालों से इस प्रदेश को संचालित कर रही है, अब तो 20 साल होने चले, इनका जो संचालन करने का तरीका है, इनका जो काम करने का तरीका है, इससे पब्लिक ऊब गई है, इनकी बेईमानी उनके सामने आ गई। पानी पी लीजिए आप। आपने कहा कि जनता को अब इनकी चीटिंग नज़र आ गई है। 18 साल से इस प्रदेश में सरकार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो वो दावा करते हैं कि वो तेज़ी से ग्रो किया है, हम एक बीमारू राज्य को एक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में कामयाब रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, ऐसा वो दावा करते हैं। काफ़ी हद तक जब हम इन दावों की पड़ताल करते हैं तो नज़र भी आता है कहीं कहीं सड़कें अच्छी हो गई, थोड़ा हेल्थ सेक्टर में काम हो गया, एजुकेशन सेक्टर में काम हो गया, और दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि कांग्रेस 18 साल से लगातार नेपथ्य में है। अंकुर जी, आप एक चीज़ देखिए, आज से 20 साल पहले आपके घर की व्यवस्था कैसी थी? कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आज जो 20 साल पहले सपना था। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, हो सकता है गांव में पड़ोस में कोई कमज़ोर गरीब मजदूरी करता होगा, छोटे दुकान चलाता होगा, छोटी सी दुकान, आज वो भी बैठ के इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ करता है। तो आप कह रहे हैं ये स्वाभाविक विकास है? ये स्वाभाविक विकास है, ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया होता तो ये सड़कें नहीं बन पाती। अगर कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया होता तो आप इतनी बिजली नहीं दे पाते लोगों को। आप ये जो जितनी चैरिटी गवर्नमेंट कर रही है वो नहीं कर पाते आप। अगर ये जो हो पा रहा है, अगर सरकार के पास जो कलेक्शन हो रहा है, टैक्स कलेक्शन हो रहा है, उसकी देन मनमोहन सिंह जी है, उसकी देन कांग्रेस है, उसकी देन इस देश के एक एक व्यक्ति है, एक एक बच्चे का, एक एक प्राणी का योगदान है। उसका तो इन्होंने बंदर बांट किया है। आप ये बताइए, ग्राम पंचायत का
SOR नगर निगम के SOR से कम क्यों है? ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास को आप देते हैं 1.5 लाख रुपए, नगर निगम को देते हैं 2.5 लाख रुपए। ऐसा क्यों है? ये भेदभाव क्यों करते हो? क्या उसे बालू फ्री में मिलेगी, सीमेंट फ्री में मिलेगी, लोहा फ्री में मिलेगा? रेट में डिफरेंसेस क्यों? ये लड़ाई सड़क पे लड़ती है आप? विधानसभा में लड़ी है लड़ाई? बिल्कुल लड़ाई, बिल्कुल प्रश्न उठाया इस पर प्रश्न आपने? उठाया इस पर। क्या जवाब था सरकार का? सरकार का जवाब इकट्ठा कर रहे हैं। सदन चलता कहाँ है? सदन तो अगर 5 साल में देखेंगे तो 50 घंटे भी ढंग से बहस नहीं हुई होगी। बात करने से बच रहे हैं। भाग रहे हैं, बच नहीं रहे, भाग रहे हैं। और इस बुरी तरह भागते हैं कि आप पकड़ नहीं पाओगे। पिछले 5 सालों में हमने सुना था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे कि भाई सत्र चल रहा है, इस बार 1 महीने का सत्र है, 2 महीने का सत्र है, और वहाँ बहस हो रही है किसी मुद्दे पे। इससे बहस के जब किसी की सच्चाई सामने आई तो उसको सस्पेंड किया गया, उसके पे जांच बैठाई गई, उस पर कार्रवाई हुई। अब देखिए ना, रिजल्ट है आपके सामने। पिछले कई सत्रों में एक सस्पेंशन, एक गलती कोई उजागर हुई हो और उस पर कार्रवाई हुई हो? क्यों नहीं होता? क्योंकि सरकार में बैठे लोगों के पास ये हिम्मत नहीं है कि वो RSS के कर्मचारी, RSS के जो जुड़े भ्रष्ट लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई कर सके। और जो सबसे बड़ा भ्रष्ट होगा वो सबसे बड़ा RSS का कार्यकर्ता होगा। वहाँ सिर्फ प्रचारक हैं और वो वही प्रचार करते हैं। अच्छी बात आपने कही। सतना पर केंद्रित करते हैं बातचीत को। सतना में जब हम प्रवेश करते हैं तब हमें पावर सेंटर के रूप में एक नाम सुनाई देता है, गणेश सिंह। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, आपको चुनकर विधानसभा में भेजा, वो भी इस बात से दुखी हैं या निराश हैं कि उन्होंने जिस आदमी को वोट दिया उस आदमी की कोई सुन नहीं रहा है। कलेक्टर SP नहीं सुनते, प्रशासनिक मशीनरी नहीं सुनती। इस पूरे इलाके में एक व्यक्ति पावर सेंटर है। देखिए, उसका सीधा सा जवाब जो है, सामने वाले व्यक्ति को पार्टी ने, सरकार ने जिम्मेदारी दे दी, वो जिम्मेदारी अपना लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे विषय पावर सेंटर का तो कभी मेरी नज़र में तो नहीं आया। ठीक है, आप बोल रहे हैं, एक अथॉरिटी तो होती है ना आदमी की। आपसे बात हुई होगी, आपसे किसी ने कहा होगा, तो बिल्कुल स्वाभाविक है आपके पास। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब कोविड का समय था और एक इंडस्ट्री ने कुछ मजदूरों को बाहर कर दिया था, सीधे कि आप बाहर निकाल दिया था, और उनके परिवारों पे रोटी का संकट आ गया था। तो जब उन्होंने अपने यूनियन की तरफ से आंदोलन किए, धरने किए, कई दिन तक वो धरने पे बैठे रहे। फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जब मुझे जानकारी हुई, मुझसे बातचीत हुई, तो मैं गया उनके धरने पे। मैं बैठा रहा, मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, इंडस्ट्री वालों से बात करने की कोशिश की। जब कोई नहीं सुना तो मैं धरने पे बैठ गया और हम लोगों ने 5 दिन का भूख हड़ताल की, अन्न जल त्याग के धरना दिया। तब मैं आपको वो बताता हूँ कि सरकार का, पावर का, प्रशासन का सहारा लेके जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके रिश्तेदार उस प्लांट का गेट खुलवाने गए थे। पुलिस का उपयोग करके, प्रशासन का उपयोग करके हम लोगों को रास्ते से जबरन ताकत को बलपूर्वक किनारे करके उस प्लांट को शुरू कराने गए थे। और बदले में उन्हें क्या मिला है मालूम है? क्या मिला है? उनके भाई साहब को वहाँ लेबर सप्लाई का ठेका मिला है, उनके बेटे को वहाँ माइनिंग करने का ठेका मिला है। तो जब इस तरह के मुखिया होंगे, जब इस तरह के लोग होंगे, तो यहाँ के लोगों का विकास बढ़ेगा या घटेगा? न्याय उसे मिलेगा या करेगा? न्याय की उम्मीद करे वो, या कि चुपचाप अपनी इज्जत बचाए और अपने हाल पे घर पे बैठा रहे?
तो कुछ गंभीर विषय हैं जिससे मैंने खुद सामना किया है। लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ोगे, अगर आप ईमानदार हो, अगर ईमानदारी से आप वो लड़ाई लड़ते हो, तो आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है। और हम जीते। हमने जब आंदोलन किया, लोगों ने साथ दिया, प्रशासन को सुनना पड़ा, झुकना पड़ा, और उन लोगों को उन्होंने वापस लेना पड़ा। जिस सामाजिक परिवर्तन की बात आपके पिता करते थे और वो लगातार उस लड़ाई को लड़ते रहे, पिछले कुछ वर्षों में वो एक टकराव की स्थिति आपकी राजनीति में भी देखने को मिली है। आपका एक विरोध इस क्षेत्र के बघेलखंड के बहुत बड़े नेता अजय सिंह के साथ देखा जाता है, सुना जाता है, और बड़े खुले में ये चर्चा होती है कि सिद्धार्थ कुशवाहा और अजय सिंह की नहीं बनती है, कई बार टकराव की स्थिति। क्या वजह रही, आज स्पष्ट कर दीजिए, और अभी क्या हालात हैं उस टकराव के? देखिए, उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। पर वो पूरे बघेलखंड के बड़े नेता माने जाते हैं। नहीं हैं, बड़े नेता हैं, लंबे समय से उन्होंने पार्टी का काम किया है और एज कप्तान उन्होंने काम भी किया है। पिछले 2 चुनाव के खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं। भाई, एक 13 का चुनाव था जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इस इलाके में। 18 का चुनाव आया तो वही परफॉर्मेंस एकदम उल्टा हो गया। तो इसके जिम्मेदार वो थे। मैंने आपसे पहले भी कहा और बार बार मैं कहूँगा कि हर काम के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं होती, हर काम के लिए संगठन जिम्मेदार नहीं होता। कांग्रेस एक लीडर बेस पार्टी है। कांग्रेस जनता की आवाज़ है। कांग्रेस का मतलब ये जनता का आवाज़, जो जनता की बात करे, जो जनता के बीच में रहे, वो कांग्रेस। एक मेरे दोस्त हैं बहुत सारे भोपाल में, वो ये कहते हैं कि अजय सिंह भोपाल में बहुत मजबूत नजर आते हैं, जमीन उनकी खाली हो चुकी है। मैंने यही कहा था पहले भी कि हार जीत का कारण सिर्फ पार्टी नहीं है, व्यक्तिगत स्वभाव भी होता है। उस स्वभाव को स्वीकार लेना भी तो एक स्वभाव होता है। तो कोई अपनी गलती मानता है, कोई इसमें सुधार करता है, कोई नहीं मानता है, और वैसे ही चलता रहता है। इन्हीं बातों को लेकर आपका टकराव है उनसे? नहीं, हमारा टकराव ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टकराव जो है हमारे और उनके बीच है, वो हमारा आपस का मामला है। वो कैमरे के सामने बोलने वाली बात नहीं है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि आपके चुनाव में वो आपको हराने में पूरी ताकत झोंक देते हैं और उनके चुनाव में आप भी वैसा ही कुछ करते हैं, यहाँ तक पहुँच जाती है बात। उनके चुनाव में या हमारे चुनाव में उनने क्या किया, हमने क्या किया, ये तो जनता को बहुत अच्छे से मालूम है, लोगों को मालूम है, पार्टी को मालूम है। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वो आज मध्य प्रदेश में जो चेहरा है कांग्रेस का, वो कमलनाथ जी हैं। अजय सिंह को आप कोई चेहरा नहीं मानते? बघेलखंड में भी नहीं मानते कोई बड़ा चेहरा? देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन जो प्रदेश का चुनाव होना है उसका चेहरा कमलनाथ जी। बघेलखंड की जब हम यात्रा कर रहे थे, अभी लगातार ये यात्रा जारी है, एक फैक्टर हमें चुनाव को लेकर जो बार बार नोटिस में आता है, वो ये आता है कि यहाँ जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव को लेकर। पूरे देश में, पूरे दुनिया में, लेकिन इस जगह पे ज़्यादा है। मैं आप जहाँ रहेंगे वहाँ आपको ज़्यादा दिखेगा। मैहर में मैं कुछ ऐसे लोगों से आज मिला जो नारायण त्रिपाठी की बुराई कर रहे हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र के लिए 20 वर्षों के विधायकी के कार्यकाल में कुछ नहीं किया, और फिर ये कह रहे हैं कि वोट हमें मजबूरी में उन्हीं को देना है। तो जब उनसे पूछा कि भाई क्यों वोट देना है, तो उन्होंने अपनी चोटी को ऊपर किया और कहा इसलिए वोट देना है। ये स्तर है राजनीति का। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग परसेप्शन हो जाते हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि आप जिस पिता की संतान हैं, स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा जी, उन्होंने एक जाति सम्मान, एक पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए बहुत योगदान दिया इस देश की राजनीति में, और वो हमेशा इस बात की वकालत करते रहे। उनका तो जो जीवन ही था वो सामाजिक परिवर्तन के लिए ही था। हाँ, जो हमारे यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, तो वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो आपके पिता छोड़ कर गए थे, वो आज भी लड़नी पड़ रही है क्या? मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे, क्या वो फैक्टर अभी वो उतना घना नहीं रह गया? कई जगह ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग फंस जाते हैं, जब उन्हें समझाना पड़ता है, जब उनसे बात करनी पड़ती है, तो होता है कई जगह। तो जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, उनकी संख्या अब कम है।
पहले ज़्यादा थी। और राजनीति में जो पार्ट टाइम लोग होते हैं, है ना, जैसे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने की आदत होती है कि अब चुनाव आया है, अब राजनीति करना है, नया कुर्ता सिलवाएंगे, तो वो फिर जातिवाद पे जाएंगे। लेकिन जो फुल टाइम पॉलिटिशियन फुल है, टाइम काम करते हैं, वो इस पे विश्वास नहीं करते। उनका जीवन सबके साथ एक जैसा। फिर कमलनाथ जी ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात क्यों करते हैं? देखिए और देखिए उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़े दावेदार क्यों बनते हैं? ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। आरक्षण नहीं, वो सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, जिसको कांग्रेस ने आज़ादी के पहले दिन से लागू किया, संविधान ने पहले दिन से उसे स्वीकारा है। तो ये सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। अब यही सामाजिक न्याय की व्यवस्था जब भाजपा के लोग करते हैं तो आप कहते हैं कि वो जातिवाद कर रहे हैं। अभी मोदी जी बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं, सागर जिले में रविदास जी का मंदिर बना रहे हैं। आप एक चीज़ चेक करिएगा, कुछ लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं, शेयर करते हैं, तो वो व्यक्ति एक दिन पोस्ट डालता है हिंदूवाद के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदुत्व के लिए बात करता है, और 15 दिन बाद वही आदमी आरक्षण विरोधी हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे सोशल मीडिया। मैंने बहुत गौर से देखा ऐसे लोगों को। कौन है वो लोग? आप चिन्हित कर सकते हैं, आपका तो एक काम है। जो लोग कुछ दिन हिंदुत्व की बात करेंगे, वो 15 दिन बाद उसे भूल जाएंगे और फिर वो आरक्षण विरोधी हो जाते हैं, फिर वो किसान विरोधी हो जाते हैं, फिर वो आज जितने आंदोलन पिछले 3-4 वर्षों में हुए, 2 वर्षों में हुए, आपने देखे होंगे, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसने आंदोलन नहीं किया? आज आउटसोर्स के नाम पर लोगों की मौतें हो रही हैं। हमारे यहाँ आउटसोर्स में बिजली विभाग के अकेले 5 से 7 लोग पिछले 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हुई। 1 रुपया का मुआवजा आउटसोर्स कंपनियां नहीं देती, 1 रुपया का। ये गरीब आदमी है, तब तो वो इतनी छोटी नौकरी कर रहा है, उसके कफन के लिए तक व्यवस्था नहीं करते। उनको संरक्षण कौन देती है? सरकार। कुछ दिन पहले मैंने पता किया, हमारे यहाँ एक मौत हुई, एक परिवार, एक बच्चा आउटसोर्स का कर्मचारी था, काम कर रहा था, और किसी जो भी गलती हुई, एक एक्सीडेंट हुआ और वो डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद उसकी डेड बॉडी खंभे में ही लटकती रही। जब लटक रही थी तो मैं रीवा जा रहा था किसी काम से, तो मेरे पास फ़ोन आया, कैसी ऐसी बात है। तो चूँकि मैं उस इलाके से जिला पंचायत चुनाव लड़ा था, वहाँ बहुत से लोगों से मेरे अपने 1 to 1 संबंध, रिश्ते, आना जाना सब कुछ था। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने उस लटकती हुई बॉडी को देखा। मैंने वहाँ से खड़े होकर अपने यहाँ के डीएम को फ़ोन लगाया कि यार डीएम साहब, ऐसी ऐसी बात है। मैंने फ़ोटो शेयर की और सारी चीज़ें उन्हें अपडेट कराई। उन्होंने बोला मैं तुरंत सहायता भेजता हूँ, आदमी भेजता हूँ। एसडीएम को आने में लगभग 1 से 2 घंटे लगे, बिजली विभाग के अधिकारियों को आने में 2 घंटे लगे, तब तक डेड बॉडी लटक रही। फिर उनके परिजनों ने रोड बंद कर दिया, नेशनल हाईवे। उनको समझाने की हमने कोशिश की कि रोड जाम करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया मुझे कि कुछ महीने पहले एक और घटना हुई थी, तब भी उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। तो जब तक ये हमें आश्वासन या लिखित रूप से नहीं देंगे, तब तक हम उन्हें। मैं इस सवाल तो फिर मैंने पता किया कि कंपनियां किसकी हैं। तो आपको जानकारी होगी कि हमारे यहाँ एक कंपनी राजनाथ सिंह जी की निकली, एक कंपनी पंकजा क्या नाम है, मुंडे महाजन, पूनम महाजन की निकली, और एक कंपनी का नाम तो नहीं बता पाए, लेकिन बोले दिल्ली से ऑपरेट होती है। तो सोचिए, आउटसोर्स के ये जो कंपनियां संचालित करते हैं ये लोग, तो जब अगर रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे सरकारी भर्ती क्यों नहीं होती? अगर सरकारी भर्ती होती, अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटती, तो उसका परिवार सुरक्षित होता, उसका जीवन सुरक्षित होता, उसके बच्चे सुरक्षित होते, बदले में उन्हें क्लेम मिलता, बदले में उसकी जो एक मानवीय दृष्टिकोण से जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलता। भर्तियां हो तो रही, भी पटवारी परीक्षा हुई, अब वो तो आपने देखा ही है।
कि अगर पटवारी की कोई भी परीक्षा भी अगर पास होना है तो उसमें पता कर लो पहले कि आपका सेंटर भाजपा के संगठन के किसी व्यक्ति का होना चाहिए। उस कॉलेज में जाओ, उस संस्था में जाओ, तब आपको परीक्षा सफल होगी। तो मेरा ये मानना कि इस सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, वो तो इन्होंने खो दी। उससे तो ये भटक गए। अब ये क्या कर रहे हैं? रेत खोद रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? लोगों को लूट रहे हैं। आज ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ 30, 35, 40, 50% तक कमीशन खोरी ना होते। नल जल योजना का काम हो रहा है भाई। नल जल योजना का पैसा किसी ने घर से तो दिया नहीं। सरकार के पास जब बजट की व्यवस्था हुई तो उन्होंने ये लगा कि भाई चलो भाई गांव के लोगों को साफ सुथरा पानी पिलाया जाए। एक व्यवस्था हुई। नल जल योजना के जो ठेके हुए, उन ठेकों में नल जल योजना में जो पैमाना तय हुआ कि इतना मोटा पाइप होना चाहिए, ऐसी टोटी होना चाहिए, वो घर घर जाना चाहिए, हर घर तक होना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में हर जगह लोगों को हमको पानी पहुंचाना है। आधा अधूरा काम का सर्टिफाइड करके दे दिया। अब हम जब गांव जाते हैं तो वो बोलता है मेरे घर पे पाइप नहीं आई, मेरे घर में पानी नहीं आया। बोले टोटी तो लगी है लेकिन आज तक पानी नहीं आया। कैसे? और मैंने जब उस पर विधानसभा लगाया तो जवाब आया कि एकदम काम सही है, सब कुछ संचालित है। नहीं, लेकिन आप जो ये अव्यवस्थाएं बता रहे हैं, इसके विरुद्ध एक विपक्ष दल के नाते कांग्रेस कहाँ है? क्यों नहीं है? कहाँ सड़क पर नजर आती है? कितना आप ये बताइए। जब सदन में हम लोग घेरते हैं, जब जीतू पटवारी को सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया था? राहुल गांधी को सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया? जब हमारे यहाँ आंदोलन होते हैं, सड़कों पे उतरते हैं हम, तो ठीक है आपके पास हो सकता है खबरें ना आए, मीडिया हो सकता है मैनेज हो ना छापे, उस गंभीरता से उसे ना लेती हो। नहीं, ऐसा कोई सेगमेंट नहीं बचा जब आंदोलन ना हुए। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ आंदोलन में, जहाँ लोग सड़कों पर ना उतरे। नहीं, आंदोलन होते हैं, लेकिन कांग्रेस भी तो कई जगह कबीलों में बटी नजर आती है। छोटे छोटे कबीले हैं। ये दिग्विजय सिंह का कबीला है। कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है, संगठन बेस्ड पार्टी नहीं। आप भाजपा से कांग्रेस के संगठन की तुलना मत कीजिए। लीडर हार का कारण भी वही है। बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं मानता कोई हार का कारण वो है। हार का कारण कैंडिडेट खुद भी हो सकता है। मैं अगर कैंडिडेट हूँ तो हार का कारण मैं भी हो सकता हूँ ना। मेरा बर्ताव भी तो मेरा हार का कारण हो सकता है। पार्टी क्यों होगी? उस पर दोष आप पार्टी क्यों देते हैं? अगर आपने गड़बड़ की तो उसमें आपके पिता का क्या दोष? अगर आपने मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कुछ भी हो गया आपके यहाँ से, लेकिन एक स्ट्रक्चर मदद तो करता है ना। इलेक्शन जो एक बड़ा मैकेनिज्म है। अरे तो आप वोटिंग ऑफ परसेंट पे जाइए ना, वोटिंग ऑफ नंबर पे जाइए ना। वोट कहाँ कम हुआ कांग्रेस का? कांग्रेस का वोट कम हुआ क्या कहीं? आज भी मुकाबला तो कांग्रेस से ही है। अगर संगठन हमारा कमजोर होता, हम कमजोर होते, तो भाजपा को मुकाबले की क्या जरूरत थी? वो तो क्लीन फील्ड अपना असुमे एक दौड़ाती पूरे प्रदेश में। तो पिछले कुछ वर्षों से वही हाल है। बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा 18 में सुधार हुआ है, बिल्कुल। उसके पहले तो खराबी स्थिति। जब हम बच्चे थे तब की बात मत करिए। जब से हम मैदान पे आए तो हम डटे हैं। ये सुधार जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। और आप ये जान लीजिए, एक समय होता है, दौर होता है। हमारे देश में कोई पहली बार थोड़ी ना कि इतने दिन सरकार किसी ने चलाई हो। इसके पहले भी सरकारें स्टेटों में चली हैं, 20-20 साल, 25-25 साल चली हैं। तो क्या वो नहीं उखड़ी? उनको भी जनता ने जड़ से उखाड़ के किनारे किया। जनता सर्वोपरि है, इसीलिए जनता को भगवान का नाम दिया गया है। हो सकता है हम उतना ना सोच पाए, हम उतना अच्छा निर्णय ना ले पाए, लेकिन हम में से कोई आदमी होगा जो अच्छा निर्णय ले सकता है। तो होता है, इसीलिए जनता हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए सब कुछ है। तो जनता सब कुछ है। हर नेता का यही जो मूल वाक्य होता है, वो सिद्धार्थ कुशवाहा का भी है कि जनता सब कुछ है। और 2023 में जनता को ही फैसला लेना है कि प्रदेश की जो सत्ता है वो किसके हाथ में होगी। जवाब दे सेगमेंट के अंतर्गत हम सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से बात कर रहे थे, जो कांग्रेस से विधायक हैं और वर्तमान में एक प्रमुख दावेदार भी हैं टिकट के। अब 2023 में कांग्रेस
उनके चेहरे पर लड़ती है या कोई और चेहरा उतरता है यहाँ पर, ये भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल वो सतना ज़िले में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस सेगमेंट के अंतर्गत हमने जानने की कोशिश की। इस इंटरव्यू में इतना ही। साथी सुबोध त्रिपाठी, मनीष तोमर और अंबिका केसरी के साथ मैं अंकुर यादव। नमस्कार।